बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आपसे थोड़ी देर में उत्तराखंड का आम बजट पेश होने वाला है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, अब से थोड़ी देर में बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करने वाले हैं। चुनावी वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं लाने पर फोकस यहां पर है और ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद इंतजार खत्म और उसके बाद बजट पेश होगा। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में वो बॉक्स भी नजर आ रहा है और ऐसे में अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट और लगभग 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। इस बजट पे सभी विभागों का ध्यान रखा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी, और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को बड़ा तोहफा देने के लिए फिलहाल तैयार है। तो आज बजट सत्र की शुरुआत और ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट यहां पर पेश करने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का ये बजट बताया जा रहा है। तो तमाम चीजों का ध्यान इस बजट में इस बार रखा गया है और लगातार, लेकिन अगर बात करें हालातों की तो सत्र के दौरान यहाँ पर विपक्ष हंगामा करता हुआ भी नजर आ रहा है और ऐसे में आज से बजट सत्र की शुरुआत 5 दिन तक ये सत्र चलने वाला है, लेकिन शुरुआती ही दिन फिलहाल हंगामे के आसार नजर आए। फिलहाल जो कुछ वादे यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की ओर से किए जा रहे थे, आज बजट में देखने का विषय होगा कि किन किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, सरकार की ओर से किया गया है। तो थोड़ी देर बाद जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और क्या बड़ी सौगातें फिलहाल इस बार के बजट में उत्तराखंड को मिलने वाली हैं, वो बजट का पिटारा खुलते ही नजर आएगा। तो 2026 का बजट कैसा होगा वो देखने वाला होगा। तो किन किन विषयों पर सबसे ज्यादा जोर, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार टूरिज्म पर बात करते हैं, क्या इस बार टूरिज्म के लिए कुछ बड़ा खास होने वाला है। तो अब से थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करेंगे तो गैरसैंण में बजट शुरू हो चुका है। 5 दिन का ये बजट सत्र होने वाला है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बजट पेश करने वाले हैं। तो सौगातों की बाहर आज उत्तराखंड को मिलेगी। किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस है, वो बजट का जब पिटारा खुलेगा खुलते ही वो नजर आएगा। तो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार की मुहिम के तहत इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लोगों के सुझाव भी फिलहाल इस बजट में शामिल किए गए हैं। तो लोगों के विचारों को भी ध्यान में और लोगों के सुझावों को भी ध्यान में इस बार के जो बजट है उसमें रखा गया है। सबसे ज्यादा फोकस पर्यटन पर किया गया है, टूरिज्म पर किया गया है। तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट उत्तराखंड के नए भविष्य की डोर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है और ऐसे में ये बड़ा बजट हो सकता है 2026 का उत्तराखंड के लिए। और हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ी हुई है फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जब बजट का पिटारा खोलेंगे तो तमाम चीजों का खुलासा होगा कि आखिर किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल, देखिए इसी पल का इंतजार था और मुख्यमंत्री विधानसभा भवन पहुंच चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री जब बजट के साथ विधानसभा पहुंचे तो मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के कई जो विधायकगण हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो उनके साथ मौजूद रहे और सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट को लेकर सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अब सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होने जा रही है, अब बजट पेश होने जा रहा है। इसी दिन का इंतजार लगातार किया जा रहा था और मुख्यमंत्री के विधानसभा पहुंचते ही हमने देखा कि किस तरीके से उल्लास जो है वो नजर आया है। भाजपा विधायक बाहर आए, उन्होंने स्वागत किया और इसके साथ साथ बजट को अब जो है सदन में पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सदन के अंदर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट को लेकर कहा जा रहा था कि सभी जनता के हित में ये बजट रहने वाला है, जनता का ये बजट रहने वाला है, तो अब बस ये पिटारा खुलने वाला है कि आखिर इस बार का बजट कैसा होगा, इसका क्या आकार होगा। ये अब बस कुछ ही देर बाद जो है सबके समक्ष होगा, क्योंकि जनता की नजरें आज इस बजट पर टिकी हुई है कि क्या महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को या अन्य वर्गों को इससे राहत मिलने वाली है, क्योंकि 2027 भी नजदीक है। और ऐसे में चूंकि अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अब सदन में जो बजट है वो पेश हो रहा है, इसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं जिसका इंतजार था वो अब हो चुका है और अब बस देखने वाली बात है कि बजट को किस तरीके से अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या कुछ इसमें चर्चा होती है और किस तरीके से बजट जो है इस पर बनाया गया है। बिल्कुल शुभांगी, 2027 का चुनाव है और उसको लेकर अगर हम बात कर लें तो ये बजट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि मुख्यमंत्री हमेशा बात करते भी रहते हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है और देखने का विषय होगा जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बजट पेश करेंगे, किन
किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर, लेकिन महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बात भी करते हैं, नजर आते हैं, महिला सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा बात करते हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि महिलाओं के लिए बड़ी सौगात इस बजट में हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद हर बार कहते हैं कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके। और इस बार का जो बजट है, महिलाओं को खासा उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हमेशा सपोर्ट करते आए हैं महिला सशक्तिकरण को, ऐसे में कहीं ना कहीं बजट में कोई अच्छा प्रावधान इस बार महिलाओं के लिए हो सकता है। सबकी निगाह बिल्कुल। शुभांगी, बजट सत्र शुरू हो चुका है, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रीगण, माननीय सभी विधायकगण, मैं सर्वप्रथम आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं, जिन्होंने हम सभी का उत्तराखंड के स्थापना का स्वप्न साकार किया और विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान की। मैं उत्तराखंड राज्य की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों को सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाएं उत्तराखंड में गतिमान हैं। इन परियोजनाओं तथा वर्ष पर्यंत यात्राओं से आस्था, विकास एवं समृद्धि के नए नए स्वर्णिम अध्याय की ओर देवभूमि तेजी से अग्रसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों में मिली उदार सहायता के लिए देवभूमि की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा। उत्तरकाशी में सिलाईबैंड, श्यामा चट्टी, नकौची, बड़कोट, मोरी, ओडाटा, धराली, पौड़ी गढ़वाल में सेंजी, बुरासी, बाकुंडा, चमोली में थराली, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़ व जखोली, बागेश्वर में ग्राम पौसारी, कपकोट, देहरादून में कालीगाड़, साहसदारा सहित अनेक स्थानों पर हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने दर्द बांटा, हौसला बढ़ाया, राहत और अन्य सामग्री वितरण की, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के सुनियोजित प्रयास किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के उपरांत राज्य की विकास यात्रा में रजत जयंती वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण स्थान है। रजत जयंती समारोह के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के साथ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति एवं विकास के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। इस क्रम में रजत जयंती दिवस 9 नवंबर 2025 को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 25 वर्ष की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता एवं उद्यमों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकाल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई हैं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष कुछ उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया।
पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला, उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनिश्चित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली, जो प्रदेश में लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए लागू सुधारों को सकारात्मक परिणाम है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम रैंक पर रहा, जो निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को दर्शाता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एविएशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट विज्ञान और नवाचार केंद्र तथा ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्र की स्थापना सुदृढ़ीकरण में लगभग सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूरे किए जा चुके हैं। हम संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं। उत्तराखंड को एक समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा विकल्प रहित संकल्प है। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प के जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास अच्छा, आप बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। एक बार काजी जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास एस, आत्मनिर्भरता ए, नवाचार एन, कौशल विकास के, अवसंरचना विकास ए, लोक सहभागिता एल, पारदर्शिता पी को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब, युवा और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव और शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादी, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है, ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे।
जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपए 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए, ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपए 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,192 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपए 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपए 149 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपए 14 करोड़ 13 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रुपए 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रुपए 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपए 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपए 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, देहरादून में उप चिकित्सालय, डोईवाला उप चिकित्सालय, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालावाला, उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय भटवाड़ी, हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय भगवानपुर, अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय चौखुटिया, पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा, टेहड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी तथा नैनीताल में मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवाली सहित अनेक योजनाओं पर कार्रवाई गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से राजस्व मद में लगभग रुपए 4,252 करोड़ 50 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपए 195 करोड़ 46 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपए ठीक है अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपए 2,468 करोड़ 89 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग रुपए 746 करोड़
75 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में रुपये 98 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, संतुलन के दूसरे अल्फाबेट ए अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के संदर्भ में कृषि, उद्योग और पर्यटन इन क्षेत्रों की क्षमता को एक साथ आगे बढ़ाते हुए हम ऐसा परिवेश निर्मित कर रहे हैं जिसमें उत्पादकता बढ़े, निवेश आकर्षित हो और सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिले। आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण के लिए कृषि, उद्यम और पर्यटन प्रत्येक सेक्टर को अपनी भूमिका मजबूती से निभानी होगी। हमारे अन्नदाता हमारी शक्ति हैं। हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान को आवश्यक सहयोग, आधुनिक तकनीकी, बेहतर समाज, मजबूत अवसंरचना मिले। उद्योग व्यापार को एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जहां उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ें और पर्यटन के क्षेत्र में हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर नई ऊर्जा के साथ विश्व पटल पर उभरें। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में कृषि, उद्योग और पर्यटन हमारे 3 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ये विकास इंजन मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हर नागरिक के जीवन में समृद्धि तथा आत्मविश्वास को नई शक्ति भरेंगे। हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे डेयरी विकास, एप्पल मिशन तथा स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स, सुफल, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन, फल सब्जी प्रसंस्करण, पुष्प औषधि पौधों के उत्पादन तथा जैविक खेती आदि के माध्यम से प्रति इकाई आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। मिलेट मिशन के माध्यम से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ किया गया है। इस बजट में महक क्रांति हेतु रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के संबंध में किए जा रहे कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूं। समग्र रूप से पूंजीगत मद में पशुपालन विभाग के अंतर्गत रुपये 47 करोड़, मत्स्य विभाग के अंतर्गत रुपये 30 करोड़, 13 लाख, औद्योगिक विकास के अंतर्गत रुपये 74 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु रुपये 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समग्र रूप से एप्पल मिशन के लिए रुपये 42 करोड़, उच्च मूल्य वाली फलों, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग रुपये 30 करोड़ 70 लाख, राज्य में चाय विकास योजना के लिए लगभग रुपये 25 करोड़ 93 लाख, सगंध पौधा केंद्र को अनुदान एवं सगंध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए लगभग रुपये 24 करोड़ 75 लाख, उद्यान बीमा योजना हेतु रुपये 40 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु रुपये 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्वरोजगार परक व लाभार्थी परक योजना हेतु लगभग रुपये 42 करोड़ 2 लाख, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु रुपये 12 करोड़ 43 लाख, ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु लगभग रुपये 39 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता के लिए कृषि के साथ साथ उद्योग भी महत्वपूर्ण है। राज्य में सीमित भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई और उधम सिंह नगर, काशीपुर, किच्छा तथा पंतनगर में प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग 43,000 वर्ग मीटर प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध होगा। एमएसएमई, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र के संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णयों से निवेश और स्थानीय भागीदारी दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उभरते हुए स्टार्टअप से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने उद्योग से संबंधित योजनाओं में किए गए बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूं। मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत अनुदान के लिए रुपये 25 करोड़, महिला उद्यमियों के लिए
विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए रुपये 4 करोड़, प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता योजना के लिए रुपये 75 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए रुपये 8 करोड़, 60 करोड़, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रुपये 30 करोड़ तथा स्टार्टअप वेंचर फंड हेतु रुपये 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए कृषि और उद्योग पर संक्षिप्त चर्चा के उपरांत अब मैं पर्यटन सेक्टर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है, इसलिए हमारी सरकार ने पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड नैसर्गिक रूप में पर्यटक प्रदेश है। देवों की धरा, हिमालय का द्वार, माथे पे तिलक, सुंदर अपार। अध्यक्ष जी, आगामी वित्तीय वर्ष में मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत द्वितीय चरण में 14 मंदिरों के सुदृढ़ीकरण तथा केदारखंड माला मिशन के अंतर्गत केदारखंड के महत्वपूर्ण मंदिर केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर इत्यादि मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अंतर्गत महासू देवता हनोल, भारत के प्रथम गांव माणा, टिम्मरसैंड चमोली, गुंजी पिथौरागढ़ का विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के जादौंग में अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सड़कों, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और होम स्टे जैसी सुविधाओं को एकीकृत दृष्टि से विकसित किया जा रहा है ताकि सुरक्षित, सुगम और स्वच्छ धार्मिक यात्रा का नया मॉडल स्थापित हो सके। सस्टेनेबल टूरिज्म के अंतर्गत स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ होम स्टे, इको टूरिज्म, ट्रैकिंग ट्रेल्स, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस टूरिज्म, योग केंद्र व फिटनेस अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके सम्मिलित प्रभाव से उत्तराखंड ऑल सीजन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि विकास मॉडल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संवेदनशीलता पर आधारित हो। इस संबंध में नई सोच यह है कि जंगल, जल, मिट्टी और जैव विविधता को भविष्य की पूंजी मानकर हर योजना को डिजाइन किया जाए। अध्यात्म, योग, आयुर्वेद और लोक संस्कृति के इन पारंपरिक क्षेत्रों को आधुनिक वेलनेस इकोनॉमी के साथ जोड़ते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस बजट में वैश्विक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए समग्र रूप से रुपये 18 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु रुपये 2 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समग्र रूप से पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजस्व मद में रुपये 210 करोड़ 59 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 296 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नवाचार हमारी ताकत है। हम नए विचारों, नई तकनीक और नए तरीकों को अपनाकर शासन को अधिक सरल, अधिक पारदर्शी और अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड आज नई सोच और नवाचार को विकास का मुख्य आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है। पुरानी समस्याओं के लिए पुराने समाधान नहीं, बल्कि समयानुकूल, रचनात्मक और साहसी कदम उठाना हमारी कार्यशैली है। इसी क्रम में संतुलन के तीसरा अल्फाबेट एन अर्थात नई सोच के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनेक नवाचार हो रहे हैं। प्रसंगस उन नवाचारों का उल्लेख अन्यत्र भी इस बजट भाषण में किया गया है। मैं नई सोच और नई तकनीकी के प्रतीक स्वरूप किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति के लिए ईओ ऑफिस जैसा नवाचार आज प्रदेश के 865 कार्यालयों में लागू हो चुका है। पहले अधिकांश सेवाएं ऑफलाइन मिलती थी, जबकि अब अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 78 विभागों की 975 नागरिक केंद्रित सेवाएं विकसित एवं एकीकृत हैं। स्थायी निवास, जातीय आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। देव कृपा से पास हमारे घने जंगल, निर्मल जल, इसके साथ हमारी शक्ति
हमारे युवाओं का आत्मबल। इसी क्रम में देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड का उल्लेख कर रहा हूं। इस योजना से कॉलेज कैंपस को ही नवाचार और स्टार्टअप की प्रयोगशाला बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी सिर्फ नौकरी प्रार्थी नहीं बल्कि नौकरीदाता और नव प्रवर्तक बनकर उभरे। इस योजना के अंतर्गत 300 से ज्यादा छात्रों ने अपना क्वालिटी स्टार्टअप शुरू किया है। 20 स्टूडेंट स्टार्टअप को सीड फंड सहयोग दिया गया है। 1240 विद्यार्थियों ने अपने उद्यमों का औपचारिक पंजीकरण किया है। विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है। कई विद्यार्थियों ने पेटेंट हेतु भी आवेदन किया है। देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं बल्कि युवाओं को नई सोच, जोखिम लेने का साहस तथा तकनीकी से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है। अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। देहरादून, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर एवं लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 5000 छात्र आधुनिक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। नई सोच के इस क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की अभिनव पहल हमने की है। छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभिनव पहल के रूप में इस बजट में मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI, उच्च शिक्षण संस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जाएगा। राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है। खनन और भू संसाधन क्षेत्र में माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से ड्रोन, CCTV, डिजिटल गेट और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। खनिज सर्विलांस योजना के अंतर्गत लगभग रुपए 24 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैब ऑन व्हील्स जैसी व्यवस्था से पहल से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों तक विज्ञान प्रयोगशालाएं सीधे पहुंच रही हैं। आज प्रत्येक जनपद में लैब ऑन व्हील्स है। इस योजना के अधिक विस्तार के लिए आगामी बजट में रुपए 4 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमने उच्च शिक्षा विभाग में अध्ययनरत छात्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए भारत दर्शन योजना की अभिनव पहल शुरू की है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी बजट में हम उत्तराखंड दर्शन के लिए भी एक नई योजना ला रहे हैं। हमने दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए नई खेल नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति जनपद चयनित 300 छात्र छात्राओं को 1500 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से 23 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित प्रति जनपद 200 खिलाड़ियों और इसी प्रकार कुल 2600 छात्र छात्राओं को 2000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार योजना के अंतर्गत लगभग रुपए 7 करोड़ 11 लाख दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को अनुदान हेतु रुपए 7 करोड़ 60 लाख, राजकीय महाविद्यालयों में ई ग्रंथालय की स्थापना हेतु रुपए 7 करोड़, शोध एवं विकास कार्य योजना हेतु रुपए 1 करोड़, विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु रुपए 15 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ तथा खेल विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु रुपए 13 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, समग्र रूप से पूंजीगत मद में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत रुपए 542 करोड़ 84 लाख, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत रुपए 146 करोड़ 30 लाख, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग रुपए 98 करोड़ 50 लाख, खेल विभाग के अंतर्गत लगभग रुपए 69 करोड़ 94 लाख, कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत लगभग रुपए 9 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सूचना एवं
प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 86 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। संस्कृत पाठशालाओं का अनुदान हेतु रुपये 28 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नई सोच के प्रतीक कुछ अन्य योजनाओं का यहां उल्लेख किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में पैदल मार्ग अवसंरचना के अंतर्गत रुपये 10 करोड़, नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु रुपये 30 करोड़, राज्य डाटा सेंटर सुदृढ़ीकरण के लिए समग्र रूप से रुपये 65 करोड़, विज्ञान धाम के अंतर्गत लगभग रुपये 6 करोड़ 95 लाख, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एवं AI COE के क्रियान्वयन हेतु लगभग रुपये 10 करोड़ 50 लाख, साइबर सिक्योरिटी के क्रियान्वयन हेतु रुपये 15 करोड़, पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु लगभग रुपये 5 करोड़ 67 लाख, जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड रूम के अंतर्गत रुपये 10 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के अंतर्गत लगभग रुपये 47 करोड़ 50 लाख, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत रुपये 5 करोड़, संशोधित IPC CRPC एवं साक्ष्य अधिनियम हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत रुपये 5 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के अंतर्गत रुपये 6 करोड़ 71 लाख, संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र एवं छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता के अंतर्गत रुपये 1 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, ऐसे अनेक और प्रावधान इस बजट में हैं। ये प्रावधान एक अवसरयुक्त परिवेश के घोतक हैं। प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों के साथ युवाओं को इन नए अवसरों का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अध्यक्ष जी, हमारा यह विश्वास है कि राज्य को परम वैभव की प्राप्ति हेतु संस्कृत के संवर्धन को प्राथमिकता में रखना उत्तराखंड के गौरव कवि सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियों का स्मरण कर रहा हूं। प्रखर बुद्धि से भले सभ्यता हो नवनिर्मित, संस्कृति के निर्माण के लिए हृदय चाहिए। हमारा मानना है विकसित उत्तराखंड अपनी पहचान, अपनी भाषा, लोक कला, संस्कृति और अध्यात्म की नवाचारी प्रस्तुति से भी बनाएं। लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक कथाएं हमारी विशिष्टता है। इन परंपराओं को सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों एवं नवाचारी कार्यक्रमों वाली पहलों के जरिए अगली पीढ़ी से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस हेतु रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटल आर्काइव जैसे नवाचारी माध्यमों के प्रयोग की कार्रवाई गतिमान है। अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि इस बजट में संस्कृति विभाग के अंतर्गत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इस नवाचारी सोच के क्रम में आज प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना हो चुकी है। इस बजट में संस्कृत ग्राम के संचालन हेतु रुपये 1 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। भाषा विभाग उत्तराखंड की लोक भाषाओं, बोलियों जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं अन्य लुप्त प्राय बोलियों को संरक्षित करने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार, बहुविषयी बनाने के साथ साथ विज्ञान और शिक्षा के साथ जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजना भाषणी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक नवाचार की कार्य योजना पर विषय विशेषज्ञों एवं भाषाविदों के साथ कार्रवाई कर रहा है। अध्यक्ष जी, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रदेशवासियों के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस संबंध में प्रभावितों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत हमने मानव वन्य जीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को दी जाने वाली धनराशि को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया है। एक अभिनव पहल के अंतर्गत हमने कैंपा निधि के अंतर्गत पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर एवं बागेश्वर में प्रति ट्रांजिट सेंटर 2 करोड़ के संभावित व्यय के आधार पर 14 करोड़ की धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संचालन हेतु 5 करोड़ की धनराशि भी कैंपा निधि के अंतर्गत प्रावधानित की गई है। वन विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 131 करोड़ 68 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब मैं संतुलन के चौथे अल्फाबेट यानी टी अर्थात तीव्र विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी है। हमारा यह विश्वास है कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़
उसकी अवसंरचना होती है। तीव्र विकास के लिए हमारा यह संकल्प है कि प्रदेश की सड़क, ऊर्जा तथा आधुनिक अवसंरचना को नई गति और नई दिशा दी जाए। अध्यक्ष जी, हमने पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर अवसंरचना में निवेश बढ़ाया है, जो आने वाले वर्षों में सतत विकास की नींव को और मजबूत करेगा। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा लगभग 5,000 करोड़ था, जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 11,000 करोड़ हो गया। इस वर्ष भी हम पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक पूंजीगत व्यय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां सड़क पहुंचती है, वहां अवसर पहुंचते हैं, वहां भविष्य पहुंचता है। पहाड़ों में सुरंगों, पुलों और आधुनिक ढांचे के साथ साथ आज हमारा राज्य दूर दराज के इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहा है। डबल इंजन सरकार के दम पर हम आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक रेल पहुंचाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आशान्वित हैं। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के तत्वाधान में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं पूर्ण की हैं। यहाँ कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। कोटद्वार के अंतर्गत चिल्लरखाल सिगड्डी कोटद्वार पाखरो मोटर मार्ग 1 से 12 किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण पूर्ण किया गया है। इस योजना के पूर्ण होने से सिगड्डी से किशनपुर, झंडी चौड़, हल्दूखाता, मोटा ढांग, दुर्गापुरी, नींबू चौड़ एवं कोटद्वार की लगभग 80,000 की आबादी को सुरक्षित एवं सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त हो रही है। मोटा ढांग के निकट मालनी नदी पर 325 मीटर सेतु और खो नदी पर सुरक्षात्मक कार्य भी संपन्न हो चुके हैं। सेतु के पुनर्निर्माण और सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों तथा सिद्धबल्ली मंदिर को आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित यातायात का लाभ प्राप्त हो रहा है। चमोली में जुम्मा से द्रोणागिरी तक 16 किलोमीटर मार्ग और सेतु का निर्माण पूर्ण किया गया है। पोखरी कर्णप्रयाग मार्ग का सुधारीकरण पूरा किया गया है, जो चारधाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग है। मार्ग एवं सेतु निर्माण कार्य पूरा होने से दूरस्थ पर्वतीय एवं सीमांत जनजातीय क्षेत्र को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हुई है। भवाली बाईपास पार्ट 1 में सिपरा नदी पर 30 मीटर लंबे सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो कैंची धाम में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाएगा। मंच तामली मार्ग, धूनाघाट, रीठा, तलाड़ी मार्ग के सुधारीकरण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। रानीबाग, भीमताल, पंचेश्वर मार्ग का सुधारीकरण कार्य पूर्ण हुआ। सितारगंज में शक्ति फार्म, पड़ा गांव और नकुलिया मार्गों का सुधारीकरण पूर्ण कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के तत्वाधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं गतिमान हैं। इस क्रम में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास 132.30 मीटर लंबे बजरंग सेतु, अल्मोड़ा में NH 109 से नए कलेक्ट्रेट और मेडिकल कॉलेज तक मार्ग का चौड़ीकरण, बाजपुर में जैतपुर धनोरी मार्ग का सुधारीकरण और उधम सिंह नगर में नगला किच्छा मार्ग को 4 लेन में बदलने का कार्य, गदरपुर दिनेशपुर हल्द्वानी मार्ग का निर्माण, चमोली में नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग और थराली देवाल बाढ़ मार्ग का सुधारीकरण कार्य उल्लेखनीय है। बेताल घाट नैनीताल में दूनीखाल से रातीघाट मार्ग पर कटान का कार्य पूर्ण हो चुका है। दीवारों कलमट का कार्य प्रगति पर है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गंगा नदी पर 150 मीटर लंबे सिंगटाली सेतु का बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी गतिमान है। हमारी सरकार द्वारा न केवल सड़कों के नवनिर्माण हेतु अपितु विद्यमान सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने और सुरक्षित बनाए जाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। इस क्रम में गड्ढा मुक्त सड़क एवं अन्य कार्य योजना के अंतर्गत रुपये 400 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। नंदा देवी राज्यात यात्रा के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में लगभग रुपये 2,501 करोड़ 91 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। गांव की कनेक्टिविटी के लिए PMGSY योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। PMGSY योजना के अंतर्गत पूंजीगत मद में रुपये 1,050 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमने एयर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वाधान में हवाई मार्ग यातायात आवागमन को सुगम बनाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। इस क्रम में सहसधारा, श्रीनगर, गौचर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा मुंशियारी में हेलीपोर्ट का संचालन एवं विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त त्रिगुणी नारायण मंदिर, मसूरी, रामनगर, बागेश्वर एवं हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने के क्रम में 524 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की जा चुकी है। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। यह अनुकूल उपयोग में ले जाने हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया है। गौचर एवं चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित किए जाने हेतु
माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दे दी गई है। केदारनाथ शटल सेवा को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाए जाने के अतिरिक्त गौचर बद्रीनाथ शटल सेवा को भी आगामी चारधाम यात्रा में आरंभ किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। संचालित फिक्स्ड विंग रूटों के अंतर्गत देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ से हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में लगभग रुपये 52 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है ताकि उद्योग लगें और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हों। सरल नियम, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी नीति के जरिए हमने उद्यमियों का विश्वास बढ़ाया है। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हिमालय पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए विकास करना हमारी प्राथमिकता है। यूजेवीएनएल के तत्वाधान में विगत 4 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। यहाँ कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। 120 मेगावाट की ब्यासी जल विद्युत परियोजना, 15 मेगावाट की मध्य महेश्वर परियोजना, 5 मेगावाट की सुरिनगान परियोजना, 4.5 मेगावाट की कालीगंगा द्वितीय, 90 मेगावाट की तिलोत परियोजना का रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, 51 मेगावाट की ढालीपुर परियोजनाओं का रिनोवेशन एवं मॉडर्नाइजेशन। इन योजनाओं के पूर्ण होने से संबंधित परियोजना क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में SJVN द्वारा 60 मेगावाट की नेटवर्क मोरी, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा 750 मेगावाट की टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट भी इसी अवधि में पूरी हुई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है तथा SJVN द्वारा विकसित 60 मेगावाट परियोजना के सापेक्ष 12% निःशुल्क विद्युत राज्य को प्राप्त हो रही है। अध्यक्ष जी, उरेडा के तत्वाधान में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास के दृष्टिगत 250 मेगावाट के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाई गई है। इससे लगभग 3500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा स्थानीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में सुधार हो रहा है। अब तक कुल 137 मेगावाट क्षमता की 746 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य में 327 मेगावाट और सौर ऊर्जा की स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान में कुल 1027 मेगावाट हो गई है। विगत वर्षों में 700 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा की स्थापना की जा चुकी है। पिटकुल के तत्वाधान में विगत 4 वर्षों में पूर्ण की गई लाइनों के विवरण का भी मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। 132 किलो वोल्ट की पदार्था से चिला पारेषण लाइन, 220 किलो वोल्ट की जाफरपुर TSS रुद्रपुर रेलवे पारेषण लाइन, 132 किलो वाट की लक्सर कैवेंडिस लाइन, 132 किलो वाट की डबल सर्किट काशीपुर बाजपुर लाइन द्वितीय सर्किट लाइन, 220 किलो वोल्ट की बरम जोलजीबी पारेषण लाइन तथा 132 किलो वोल्ट की बिंदाल पुरकुल लाइन है। अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि आगामी वित्तीय वर्ष में पिटकुल के तत्वाधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर हैं। मैं यहाँ कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। 220 किलो वोल्ट की GSI उपस्थापना सेलाकोई देहरादून, सेलाकोई उप संस्थान पर 220 किलो वोल्ट की खोदरी झाझरा लीलो लाइन, 132 किलो वोल्ट की GIS उप संस्थान आराघर, आराघर उप संस्थान पर 132 किलो वोल्ट माजरा लाल तप्पड़ लीलो लाइन, 132 किलो वोल्ट GIS उप संस्थान धौलाखेड़ा, धौलाखेड़ा उप संस्थान पर 132 किलो वोल्ट काठगोदाम रुद्रपुर लीलो लाइन, 132 किलो वोल्ट उप संस्थान खटीमा, खटीमा उप संस्थान में 132 किलो वोल्ट खटीमा सितरगंज लीलो लाइन। अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 1609 करोड़ 43 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना, PPP परियोजनाओं को विकसित करने हेतु वर्ष 2023 में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड UIIDB का गठन किया है। UIIDB द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के माध्यम से शहरी जल निकास
निकासी को बेहतर सुविधाएं, पर्यटकों के लिए उच्च आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित व व्यवस्थित यातायात तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रशस्त होंगे। UIIDB द्वारा अपनी स्थापना से आतिथ्य तक अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं तथा यथा गढ़वाल मंडल में हरिद्वार गंगा कॉरिडोर एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर आरंभ की गई है और कुमाऊं मंडल में शारदा रिवर फ्रंट मास्टर प्लान परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत रोडी बेलवाला एडमिन रोड निर्माण, सतीकुंड पुनर्विकास एवं हरकी पैड़ी पुनरुज्जीवन योजना, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत त्रिवेणी घाट का विकास, चंद्रभागा पैदल पुल का निर्माण योजना तथा शारदा रिवर फ्रंट परियोजना के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना, किरोड़ा नाला योजना व सिटी ड्रेनेज योजना क्रियान्वित की जा रही है। ऋषिकेश के रिवर राफ्टिंग साहसिक पर्यटन को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल में श्रीनगर स्थित बेल केदार एवं बेलकंडी मार्ग क्षेत्र में विशेष आध्यात्मिक आर्थिक जोन, स्पेशल स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अर्थव्यवस्था का विकास गांव और शहर दोनों के विकास से होता है। यह बजट गांव के लिए स्वावलंबन और शहर के लिए आधुनिकता की दोहरी रणनीति लेकर आया है। इस क्रम में अब संतुलन के 5वें अल्फाबेट यू अर्थात उन्नत शहर एवं गांव के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ग्राम्य सशक्तिकरण के लिए किए गए समग्र प्रयासों को अंग्रेजी भाषा के संचिताक्षर के कौशल विकास, ई इकोलॉजी संवर्धन, डी धरोहर संरक्षण, ए अवसंरचना निर्माण और आर से रिवर्स माइग्रेशन से निर्मित केदार से समझा जा सकता है। इस प्रकार निर्मित परिवेश से गांवों में आर्थिकी का विस्तार हो रहा है, लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और यह परिवर्तन ग्राम्य जीवन में एक नए परिवेश, मंगलकारी एम, अवसरयुक्त ए, नवोन्मेषी एन, आध्यात्मिक ए और सांस्कृतिक गतिविधियों एस अर्थात मानस के लिए सशक्त प्रेरणा है। हमारा विश्वास है गांव मजबूत, उत्तराखंड मजबूत। ग्राम स्तरीय अवसंरचना व पंचायतों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्राइमरी शिक्षा विभाग आदि के अंतर्गत संचालित योजनाएं तथा अवसंरचनाएं उल्लेखनीय हैं। कनेक्टेड विलेज, कनेक्टेड मार्केट की अवधारणा के तहत राज्य के दूरस्थ और सीमांत गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं डिजिटल भुगतान आदि सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पलायन पर रोक लगे और गांव में भी सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध हों। ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका सहकारी समितियां, दुग्ध सहकारी संघ, इन सबको एक मजबूत श्रृंखला के तहत जोड़ा जा रहा है। उद्यान, दुग्ध, पशुपालन, डेयरी, मधुपक्षी पालन, मत्स्य पालन, रेशम विकास आदि के सुव्यवस्थित विस्तार के साथ हमारे गांव अब रोजगार सृजन के केंद्र बन रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध समितियों, महिला समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ग्राम स्तर पर लघु उद्योग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हेतु रुपए 40 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान, परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका से जुड़े कार्यों के माध्यम से स्थायी आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहां अधिकार दया पर नहीं, गारंटी और सम्मान के साथ दिया जा रहा है। इस बजट में वीवी राम जी हेतु समग्र रूप से लगभग रुपए 705 करोड़ रुपए 25 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं अपितु उत्तराखंड की जीवन रेखा है। इस बजट में हमने पेयजल, सिंचाई, स्रोत संरक्षण, भूल जल पुनर्भरण, वाटर सेट के विकास के संकल्प के साथ योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपए
642 करोड़ 20 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, शहरी विकास किसी भी राज्य की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सुव्यवस्थित योजना प्रबंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता, स्मार्ट मोबिलिटी और आवास जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए हमने सुनियोजित तरीके से संपूर्ण राज्य में विभिन्न स्थानों पर 196 पार्किंग स्थलों का चयन किया है, जिसमें सरफेस पार्किंग की 66, मल्टी लेवल कार पार्किंग की 112, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 9 तथा टनल पार्किंग हेतु 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं। 196 स्थानों में से 150 परियोजनाओं को डीपीआर उनकी तैयार कर ली गई है, जिसमें लगभग 618 करोड़ की 114 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से लगभग 296 करोड़ की 11 परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है। इस बजट में आवास विभाग के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के लिए विकास हेतु रुपये 130 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में अमृत मिशन के तहत बुनियादी शहरी सेवाएं जैसे सड़कें, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारे द्वारा शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग, स्वच्छ जल, सार्वजनिक परिवहन, वेस्ट मैनेजमेंट, हरित क्षेत्र और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य पोषित योजना के अंतर्गत चारधाम मार्ग में बाड़ाहाट उत्तरकाशी, आदि कैलाश मार्ग में पिथौरागढ़ तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 3 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत पौड़ी, सतपुली, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, पुरोला, घनसाली, चमियाला, धारचूला, जसपुर, पिथौरागढ़ की डीपीआर तैयार की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत 2355 बीएलसी आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। आगामी वर्ष हेतु 4000 आवास प्रस्तावित हैं। नगरीय क्षेत्रों में समुचित पेयजल और स्वच्छता व्यवस्थाओं के विकास हेतु राज्य के देहरादून, विकासनगर, हल्द्वानी, कोटद्वार, चंपावत, टनकपुर, किच्छा नगरों में एडीबी पोषित 3 भिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति और वितरण प्रणाली, सीवरेज विकास, ड्रेनेज तथा सड़क निर्माण इत्यादि कार्य प्रगति पर हैं। इन 3 योजनाओं के लिए पूंजीगत मद में रुपये 652 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 60 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। आवास विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 291 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सरयू एवं अन्य रिवर्ट फ्रंट परियोजनाओं के विकास हेतु रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 1401 करोड़ 85 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 16वें केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में हम इस बजट में शहरी निकाय हेतु समग्र रूप से रुपये 1014 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थाओं हेतु रुपये 1491 करोड़ का बजट प्रावधान कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जनहित, जन सहभागिता और सुशासन हमारी कार्यनीति है। हम मानते हैं कि नीतियां कागज पर नहीं, लोगों के जीवन में दिखने वाले बदलाव से परखी जाती हैं। हमारे लिए सिर्फ योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, समस्या का वास्तविक समाधान और नागरिक की संतुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं अब संतुलन के छठे अल्फाबेट एल अर्थात लोक सहभागिता के लिए किए जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सुशासन हमारे लिए सर्वोपरि है। यह बजट सुशासन के मार्ग को आगे बढ़ाता है, जिसमें शासन की नीति और योजना, व्यय, निर्णय का केंद्र बिंदु सामान्य नागरिक, विशेषकर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए उसे दर दर नहीं भटकना पड़े। पहली बार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया।
जिनमें 5,33,000 से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की तथा 33,000 से अधिक जन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अभियान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों सहित प्रदेश भर के नागरिकों को घर के पास ही सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ। सरकार का दायित्व तो केवल नीतियां बनाना नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसी सोच का परिणाम है। अध्यक्ष जी, बजट एक माध्यम है जनता की आकांक्षाओं को साकार करने का, इसलिए हमने बजट में जन सहभागिता को और सुदृढ़ किया है। हम बजट निर्माण में न केवल जनता के सुझाव आमंत्रित करते हैं, अपितु स्वयं जनता के बीच में जाते हैं। इसी क्रम में हमने कुमाऊं मंडल में, बनबसा तथा गढ़वाल मंडल में, पौड़ी में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोक सहभागिता बढ़ाने के लिए हमने विभिन्न विभागों के अंतर्गत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। इसी क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 6 पोर्टल 10 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए हैं। खतौनी ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु ई भूलेख, सजरा मानचित्र ऑनलाइन देखने हेतु ई भू नक्शा, कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु ई एग्री लोन, प्रदेश में निवेश आदि के दृष्टिगत भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु ई भू अनुमति, खतौनी में खातेदार एवं सह खातेदारों के अंश का निर्धारण करने हेतु ई भूलेख अंश, राजस्व वसूली हेतु ERCS, राजस्व न्यायालयों को पूर्णतः ऑनलाइन एवं पेपरलेस बनाए जाने हेतु ERCMS की कार्रवाई गतिमान है। अध्यक्ष जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं और पारदर्शी प्रक्रियाएं केवल फाइलों की गति नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों के आत्मसम्मान को मजबूत कर रहे हैं। अब दुर्गम क्षेत्र का व्यक्ति भी महसूस करता है कि सरकार उसके गांव की चौपाल और उसके मोबाइल दोनों पर एक साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, अच्छे शासन की कसौटी वही समाज होता है जहां आम नागरिक बिना डर भय के अपनी बात कह सके, उससे विश्वास हो कि सरकार उसकी शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 का प्रभावी क्रियान्वयन नई सोच का प्रतीक है। नागरिक टोल फ्री कॉल, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच संवाद, जवाबदेही और विश्वास का नया मॉडल विकसित हुआ है। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 के प्रभावी क्रियान्वयन से हमने संदेश दिया है, अब किसी भी स्तर पर होने वाली अनियमितता, रिश्वतखोरी या दुरुपयोग पर चुप रहने और कार्यालयों को चक्कर काटने की मजबूरी नहीं है। टोल फ्री नंबर 1064 का प्रभावी क्रियान्वयन भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को नागरिक सहभागिता के साथ जोड़ता है। अध्यक्ष जी, संतुलन के 7वें अल्फाबेट ए अर्थात आर्थिक शक्ति के संबंध में अवगत कराना है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के मध्य संतुलन बनाते हुए कृषि, उद्योग और पर्यटन तीनों ग्रोथ ड्राइवर्स को समुचित प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ उत्तराखंड के विकास की रणनीति को संबद्ध करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में उत्तराखंड को स्थापित करना हमारा परम ध्येय है। इसी क्रम में मानव पूंजी में निवेश, क्षमता संवर्धन, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता एवं प्रौद्योगिकी आधारित विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एकीकृत दृष्टि के साथ विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। हम प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करते हुए नए अवसरों का लाभ प्रदेश को दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थानीय संसाधनों, उद्यमिता और नवाचार की शक्ति से एक आशापूर्ण परिवेश निर्मित हो रहा है। अध्यक्ष जी, सुशासन हमारा जीवन मंत्र है। कुशलता, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के मार्गदर्शक हैं। ई गवर्नेंस का प्रभावी क्रियान्वयन शासन को सेवा में बदल रहा है। पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी आधारित शासन, वित्तीय सुप्रबंधन, सर्वस्पर्शी विकास के माध्यम से जनता का विश्वास शासन प्रणाली पर लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में संतुलन के 8वें अल्फाबेट एन अर्थात न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि कानून समान रूप से लागू हो, निर्णय पूर्वाग्रह रहित हो, व्यक्ति अपनी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित न रहे। हमने अनेक योजनाओं के माध्यम से न्याय, गृह, समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण सहित अन्य विभागों में आवश्यक प्रावधान किए हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आजीविका आदि के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को आर्थिक अवसर में बदलने का प्रभावी साधन है। शिक्षा एवं कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं आदि को ध्यान में रखकर किए जा रहे बजट प्रावधान इस दिशा में सशक्त पहल है। इस बजट में यथास्थान ऐसे अनेक प्रावधान किए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम कृत संकल्प हैं। अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड के लिए नदियों, नालों, तालाबों, सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, वन, सिंचाई और शहरी विकास विभागों की संयुक्त कार्य योजना लागू है। राज्य की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत राज्य का एक एकीकृत, व्यापक एवं गतिशील परिवार आधारित डाटाबेस का निर्माण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना को लागू किया जाएगा। इस बजट में देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत लगभग रुपये 10 करोड़ 17 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। हमारा ध्येय है उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहां हर नागरिक सिर ऊंचा रखकर जी सके, ज्ञान, अवसर तथा न्याय सबके लिए मुक्त और सहज हो, जहां मानवीय संवेदनाओं का दिया अखंड जलता हो और हृदय वसुधैव कुटुंबकम भाव से धड़कता हो। यह बजट रोजगारपरक विकास को नई दिशा देने वाला है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले ताकि पलायन रुके और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिले। रोजगार आधारित विकास के लिए हमारा संकल्प है कि सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि रोजगार के अवसरों की श्रृंखला तैयार करनी है। इस बजट में कौशल विकास, उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि आधारित इकाइयां और सेवा क्षेत्र को इस तरह प्रोत्साहित किया गया है कि नए उद्यम सर्जित हों, पुराने उद्यमों को नई रफ्तार मिले और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हों। राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री रोजगार मिशन 2.0, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्वतीय पर्यटन रोजगार योजना, एमएसएमई और स्टार्टअप नीतियां आदि कार्यक्रमों को इस बजट में सुदृढ़ किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से हमने उद्यमिता विकास के अनुरूप परिवेश का निर्माण किया है। अर्थव्यवस्था में युवा, उद्यमी, प्रगतिशील कृषक आदि के सशक्त योगदान के लिए राह प्रशस्त है। इसका परिणाम यह देखने में आ रहा है कि ब्रेन ड्रेन अब ब्रेन गेन में बदल रहा है। अनेक उद्यमशील प्रवासी अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। उद्यमशीलता के परिवेश की पहचान यही होती है, हौसलों के साथ सरकार खड़ी होती है। अध्यक्ष जी, विकसित उत्तराखंड की संकल्प सिद्धि के लिए संकल्प मॉडल के उपरांत रोजगार योजनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। क्या हुआ, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, जल्दी कर दिया हमने ना। वो बहड़ जी से कह रहा हूं मैं ना वो चलिए, आप इधर की चिंता मत करिए, उधर की करिए अभी। अध्यक्ष जी, विकसित उत्तराखंड की संकल्प सिद्धि के लिए मॉडल के उपरांत रोजगार योजनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। रोजगार सृजन एवं उद्यमिता विकास के दृष्टिगत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 10 करोड़, मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबी बंदी कौशल विकास योजना प्रस्तावित कर रहे हैं। नई मांग के माध्यम से आईटीआई उन्नयन हेतु पीएम सेतु के अंतर्गत समग्र रूप से 20 करोड़ एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं क्षमता विकास के अंतर्गत रुपये 80 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट केवल संख्याओं, योजनाओं और घोषणाओं का संग्रह नहीं है, अपितु 1.25 करोड़ नागरिकों का साझा विजन है। यह बजट विकास व विरासत, संस्कृति व आधुनिकता, अध्यात्म व विज्ञान का संतुलित संगम है। हम वित्तीय अनुशासन, समावेशी विकास, समग्र विकास, पर्यावरण संरक्षण और सहभागी शासन के आधार स्तंभों पर समस्या समाधान और निस्तारीकरण के मूल मंत्र के साथ विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से देवभूमि की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी क्षेत्रों को समान अवसरों के साथ आगे बढ़ाने तथा आर्थिक समृद्धि के केंद्र के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी ध्यान में रखते हुए
विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ेंगे। हम उत्तराखंड की ऊर्जावान युवा शक्ति, प्राकृतिक संपदा और आध्यात्मिक विरासत को समन्वित कर नए रोजगार, नए अवसर, नई उम्मीदों का सृजन करेंगे। यह बजट संकल्प से शिखर तक की सुचारू यात्रा के साथ विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में गर्व से खड़ा होने का एक संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विश्वविख्यात लेखक विक्टर ह्यूगो के शब्दों को मैं उद्धृत कर रहा हूं। जिस विचार का समय आ गया हो, जिस विचार का समय आ गया हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का विचार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मानस में श्री केदारनाथ जी के पवित्र प्रांगण में आया, तब से लेकर आज तक हम अनेक सामाजिक आर्थिक संकेतकों में तीव्र प्रगति की ओर अग्रसर हैं। तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के पुण्य विचार को चरितार्थ करने के लिए, सशक्त उत्तराखंड के निर्माण के लिए, विकसित उत्तराखंड बनाने के विकल्प रही संकल्प के साथ मैं देवभूमि बजा लो और जोर से बजा लो एक बार पहले, अब खत्म होने वाला है। वो भी जल्दी दिख जाएगा आपको जो भी होने वाला है। चलिए, मैं देवभूमि की महान जनशक्ति की सामूहिक ऊर्जा से वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल प्राप्तियां लगभग रुपये 1,10,143 करोड़ 13 लाख है, अनुमानित है, जिसमें से रुपये 67,525 करोड़ 77 लाख राजस्व प्राप्तियां तथा रुपये 42,617 करोड़ 35 लाख पूंजीगत प्राप्तियां हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रुपये 43,327 करोड़ 43 लाख है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यांश रुपये 17,414 करोड़ 57 लाख सम्मिलित हैं। राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रुपये 31,620 करोड़ 3 लाख में कर राजस्व रुपये 25,912 करोड़ 46 लाख तथा करेतर राजस्व रुपये 5,707 करोड़ 17 लाख अनुमानित है। व्यय वर्ष 2026-27 में ऋणों के प्रतिदान अर्थोपाय अग्रिम सहित पर रुपये 28,160 करोड़ 63 लाख, ब्याज की अदायगी के रूप में रुपये 7,929 करोड़ 40 लाख, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर लगभग रुपये 19,174 करोड़ 97 लाख, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं व कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रुपये 1,479 करोड़ 9 लाख, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति की लाभों के रूप में रुपये 11,137 करोड़ व्यय अनुमानित है। वर्ष 2026-27 में कुल व्यय रुपये 1,11,703 करोड़ 21 लाख अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रुपये 64,989 करोड़ 44 लाख राजस्व लेखे का व्यय है तथा रुपये 46,713 करोड़ 77 लाख पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि वर्ष 2026-27 के बजट में